अप्रैल 1, 2024 करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, HDFC बैंक HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है? क्या है पहला क्वेश्चन? HDFC बैंक HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है? ए 50%, बी 75%, सी 100% या डी 25%। हमारा आंसर है ये क्या है? 100%, यानी कि 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। कौन सी? किसमें? HDFC बैंक HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में। HDFC बैंक HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का इरादा रखता है। यह निर्णय स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से खरीदार के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक की रणनीति का हिस्सा है। इसका पारदर्शिता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक की रणनीति का क्या है? हिस्सा है। कितना कर रहा है? 100% कर रहा है। हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। कितना? 100%। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों यानी कि WHS के यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? इसमें यूनेस्को सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर की यूनेस्को सूची में शामिल किया है। कितने? मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को? ए 2, बी 4, सी 5 या डी 6? हमारा आंसर है डी 6 स्थलों को किसमें? यूनेस्को की सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कितना? 6 स्थलों को किसका? मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को शामिल किया गया है। क्या? मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों, जिनमें ग्वालियर किला, धमनार भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक आर्ट साइट, पुनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर मंडला के गोंड स्मारक शामिल हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। इसमें अस्थायी सूची में जोड़ा गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा संस्थान 1 अप्रैल 2024 को अपना 90वां वर्ष मना रहा है? ए विश्व बैंक। कब पूछा? भारत में। ए विश्व बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी एशियाई विकास बैंक? हमारा आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI 1 अप्रैल 2024 को अपना 19 यानी कि 90वां वर्ष मना रहा है, जो 1934 में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वर्तमान गवर्नेंस शक्ति का अंदाज सहित विभिन्न गवर्नरों के तहत विकासात्मक कार्यों में अपनी उभरती भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए अपनी स्थापना को चिन्हित कर रहा है। कौन सा? ये कब हुआ था? ये 1934 में हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुआ था। तो कौन सा मना रहा है 90वां स्थापना दिवस? ये भारतीय रिजर्व बैंक मना रहा है। कौन सा? 90। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है? उत्कल दिवस कहाँ का है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु? हमारा आंसर है ए
ओडिशा। ओडिशा क्या है, 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है। उत्कल दिवस ओडिशा में हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1936 में उस तारीख को राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए ओडिशा की विरासत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है। यह उत्सव ओडिशा की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, कला रूपों और व्यंजनों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो उत्सव के माहौल, सजावट और राज्य ध्वज के रंगों हरे, पीले और लाल के प्रदर्शन का प्रतीक है, जो ओडिया समुदाय के बीच गर्व और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किस नियामक निकाय ने वैकल्पिक आधार पर T+0 निपटान या क्या T+0 निपटान बीटा संस्करण लॉन्च किया? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, सी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, या डी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। हमारा आंसर है बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने T+0 निपटान का बीटा संस्करण पेश किया, जिससे बाजार दक्षता बढ़ाने और भारत के पूंजी बाजारों में लेन देन संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए वैकल्पिक आधार पर उसी दिन निपटान की अनुमति दी गई है। क्या प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किस वर्ष के लिए? 2024 वर्ष के लिए। ए मीना चरंदा, बी राजेश कुमार, सी पूजा शर्मा, या डी सुनील वर्मा को। हमारा आंसर है ए मीना चरंदा को। दिल्ली विश्वविद्यालय कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को शिक्षा, समाज सेवा और राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मीना चरंदा को। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई? 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई? ए 347 मिलियन डॉलर की, बी 140 मिलियन डॉलर, सी 220 मिलियन डॉलर, या डी 310 मिलियन डॉलर। हमारा आंसर है बी 140 मिलियन डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 14 करोड़ डॉलर यानी कि 140 बिलियन डॉलर बढ़कर 642.631 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा भारत की पहली लघु पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि SSLNG इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। हमारा आंसर है सी मध्य प्रदेश में किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा। अभी मध्य प्रदेश में गेल यानी कि इंडिया लिमिटेड के विजयपुर परिसर में भारत की पहली लघु पैमाने पर लघु पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि SSLNG इकाई का उद्घाटन किया गया। यह
पहल प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और देश के ऊर्जा मिश्रण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किस राज्य की पारंपरिक वस्तुओं माताबारी, पेरा और पाचरा को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर या डी मेघालय? ये किस राज्य की वस्तु है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मणिपुर या डी मेघालय? हमारा आंसर ये क्या है कि त्रिपुरा की है, जिनको जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन सी वस्तु? पारंपरिक वस्तुएं, माताबारी, पेरा और पाचरा को भौगोलिक संकेत यानी दिया गया है, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ की है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की पारंपरिक वस्तुओं माताबारी, पेरा और पाचरा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जो राज्य में स्थानीय कारीगरों और बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी उपलब्ध मील का पत्थर है, इसको उपलब्धि लिख सकते हैं, उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए वित्त नारायण, बी राजेश कुमार, सी अर्नब बनर्जी या डी राजू सिंह को? हमारा आंसर है सी अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। सीएट यानी कि सीईएटी लिमिटेड के एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी को भारत में ऑटोमोटिव टायर के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उद्योग निकाय एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो 90,000 करोड़ यानी कि 11 बिलियन डॉलर के एक महत्वपूर्ण उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? एटीएमए कितने का? 90,000 करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किस म्यूचुअल फंड ने एक ब्लॉक डील के माध्यम से सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज में 3% हिस्सेदारी क्या है हासिल की है यानी खरीदी है? ए एसबीआई म्यूचुअल फंड, बी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, सी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या डी एक्सिस म्यूचुअल फंड? किसने खरीदा इसमें से? चारों में से हमारा आंसर है ए क्या है? ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 3% हिस्सेदारी खरीदी है। किसमें? सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज में। किसके माध्यम से? एक ब्लॉक डील के माध्यम से। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 26 मार्च 2024 को एक ब्लॉक डील के माध्यम से सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज में 3% हिस्सेदारी हासिल की है। इस लेनदेन के फलस्वरूप कंपनी में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी कम हो गई है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, महिलाओं के अधिकारों पर अपने रिकॉर्ड के लिए आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करने के लिए किस देश को चुना गया है? किसका? महिलाओं के अधिकार पर अपने रिकॉर्ड के लिए आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करने के लिए किस देश को चुना गया था? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी ईरान या डी सऊदी अरब? हमारा आंसर है क्या है? ये डी सऊदी अरब को चुना गया है अध्यक्षता करने के संयुक्त राष्ट्र आयोग की। सऊदी अरब को महिलाओं के अधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी कि CSW
की अध्यक्षता करने के लिए संयुक्त राज्य अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। सऊदी राजदूत अब्दुल अजीज अल वासिल की नियुक्ति ने लैंगिक समानता पहल के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के बारे में मानवाधिकार समूह के बीच चिंता जताई है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, भारत राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह कब मनाता है? यानी कि भारत राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह कब मनाता है? ए 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, बी 29 मार्च से 5 अप्रैल तक, सी 15 मई से 22 मई तक, या डी 5 जून से 12 जून तक। हमारा आंसर है बी 29 मार्च से 5 अप्रैल तक क्या मनाता है? राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाता है भारत। भारत प्रतिवर्ष 29 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाता है, नाविकों के योगदान का सम्मान करता है और समुद्री इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण करता है, जिसमें 1919 में पहली भारतीय स्टीमशिप एसएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा भी शामिल है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि जेएनयू टीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मीनाक्षी सुंदरियाल, बी प्रदीप के सिंधे, सी सैयद अख्तर हुसैन, या डी मौसमी बसु। हमारा आंसर डी मौसमी बसु को चुना गया कि इसका जेएनयू टीए का अध्यक्ष। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर मौसमी बसु को 2024-25 के कार्यकाल के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि जेएनयूटीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो संकाय सदस्यों की जरूरतों और चिंताओं को दूर करने के लिए पदाधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए ओपन एआई के साथ कौन सी कंपनी सहयोग कर रही है? ए एप्पल, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, या डी आईबीएम। हमारा आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ क्या है? सहयोग कर रही है। कौन सा कंप्यूटर बनाने के लिए? स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ सहयोग कर रही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए सहयोग कर रहा है, जो 2028 तक नियोजित समापन और $100 बिलियन की लागत अनुमान के साथ एआई बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है।